So in today's class we proceed with our sample paper series. देखो ये जो sample paper series है ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर फाइनल एग्जाम दोनों में ही आपकी हेल्प करेगी। प्री बोर्ड आपके स्टार्ट होने वाले राइट, तो दोनों को ही माइंड में रख के मैं ये सैंपल पेपर स्टार्ट करवा रहा हूँ, सैंपल पेपर सीरीज स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली हमारा जो टारगेट है वो क्या होगा, प्री बोर्ड एग्जाम। तो लेवल 1 लेवल 2 जैसे कि कोड है सैंपल पेपर 1 सैंपल पेपर 2, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा पेपर जो आपके हार्ड होते जाएंगे। बेसिक और स्टैंडर्ड मोस्टली कोशिश मेरी रहेगी कि हम स्टैंडर्ड के पेपर डिस्कस करें, पर इन बिटवीन मैं बेसिक के पेपर भी लूंगा बिकॉज स्टैंडर्ड के पेपर में तो सब कुछ ही कवर हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बिकॉज आई थिंक मोस्टली जो आप बच्चों सारे स्टैंडर्ड वाले ही हो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सेक्शन ए का, और कोड जो है सैंपल पेपर का वो क्या रहेगा 1। दिस इज द कोड नंबर 1। ठीक है, सैंपल पेपर आपके आप में फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15 रिस्पेक्टिवली आर। आपको कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन गिवन डिजिट्स आर 12, 21 और 15। गिवन डिजिट्स आर 12, 21 और 15। आपको ये कहा जा रहा है इन डिजिट्स का HCF और LCM फाइंड करो। क्या फाइंड करो? HCF और LCM। तो देखो आपको करना क्या है, आप डायरेक्टली सभी डिजिट्स को एक साथ लिखो 12, 21 और 15। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब तक ये सेम नंबर से डिवाइड होता जाएगा, जब तक ये सारे के सारे नंबर सेम नंबर से डिवाइड होते जाएंगे वहां तक तो उसका HCF जाएगा। जैसे कि अगर मैं सभी नंबर्स को देखूं तो एक ही ऐसा नंबर जिसमें तीनों आएंगे वो है 3, तीनों आने चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 5। अब कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें ये तीनों आएंगे, इनफैक्ट कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें 2 नंबर भी आ जाए, तो अगर मैं HCF की बात करता हूं तो यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा 3। और अगर मैं LCM की बात करता हूं LCM, तो LCM क्या हो जाएगा 3 into 4 into 7 into 5। तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 into 7 that is 420। हमारा जो HCF आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 और LCM आ रहा है वो क्या आ रहा है 420। तो अगर आप ऑप्शन देखो that is option D, that is option D। इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? कैसे करना है, सभी नंबर को लिखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखो सभी नंबर का क्या है 3। अगर इसके बाद मान लो 2 होता तो 3 into 2 HCF हो जाता। उसके बाद मान लो 5 आता, जब तक कॉमन फैक्टर चलता रहेगा तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे HCF के लिए। LCM का तो सिंपल है, जो भी नंबर होंगे सभी को क्या करना होता है मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल px shown in the figure। नंबर ऑफ जीरोस, तो देखो पॉलीनोमियल कुछ आपका इस तरह से गिवन है, पॉलीनोमियल कुछ आपका इस तरह से गिवन है। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल px, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल px ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिर्फ हमें ये देखना है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट पर कर रही है 1। तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px किसके इक्वल होगा 1 के। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px किसके इक्वल होगा आपका 1 के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज। आपको कहा जा रहा है लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट कब होती है। तो देखो इसके लिए छोटा सा पहले कांसेप्ट पर जाते हैं। कंसिस्टेंसी के में हमने 2 केस पढ़े। इस केस में हमने तीन केसेस पढ़े थे वैसे तो। पहला क्या था यूनिक सॉल्यूशन, पहला क्या था यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा क्या था नो सॉल्यूशन, तीसरा क्या था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है स्टार्टिंग से ही a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, भाई स्टार्टिंग से इक्वल नहीं है। इसमें क्या होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है लाइन इंटरसेक्ट करती है। इसमें लाइन कैसी होती है पैरेलल होती है, कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करती, तभी तो नो सॉल्यूशन है। और इस केस में क्या होता है लाइन कोइंसाइड करती है, लाइन के ऊपर लाइन आती है, सेम पॉइंट्स होते हैं। तो ये देखो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है शुरू से लेके आखिर तक, शुरू से लेके लास्ट तक बिल्कुल वैसा का वैसा।
शुरू से लेके लास्ट तक बिल्कुल वैसा का वैसा। तो ये शुरू से लेके लास्ट तक क्या है, नॉट इक्वल, तो ये आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। ये क्या है, कंसिस्टेंट। क्या ये कंसिस्टेंट है? नहीं। क्यों? पहले तो इक्वल हो गया तो नॉट इक्वल हो गया। क्या ये कंसिस्टेंट है? ये कंसिस्टेंट है, पहले भी इक्वल था और बाद में भी इक्वल है। तो कितने केसेस होते हैं कंसिस्टेंसी के? दो। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज, और आपके पास ऑप्शन है 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, 1। यूनिक सॉल्यूशन में क्या, यूनिक का मतलब होता है 1 और इसका मतलब होता है 9। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। भाई 1 और 9 सॉल्यूशन, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर है यहां तक? चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज इफ x square plus 5kx plus 16 equal to 0 has equal roots. According to the question, next question is if x square plus 5kx plus 16 equal to 0 has equal roots, then the value of k. अब equal roots में क्या केस होता है, जल्दी बताओ। d is equal to 0. d is equal to 0. d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। वेरी गुड। d equal to d फॉर्मूला square minus 4ac. वेरी गुड। तो पहले क्या करेंगे हम इसको, इक्वेशन 1 को कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किससे कंपेयर करोगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? ठीक है। a की वैल्यू क्या होगी? 1, b की वैल्यू क्या होगी? 5k और c की वैल्यू क्या होगी? 16। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। according to the question equation 1 has equal roots. equation 1 has equal roots. Good out. According to the question, equation 1 has equal roots. Therefore, d will be equal to 0, which implies b square minus 4ac equal to 0. Good out है तो बताओ. Which implies b square, b क्या हो जाएगा? 5k minus 4, a की जगह क्या हो जाएगा? 1, c की जगह क्या हो जाएगा? 16 equal to 0. 5k स्क्वायर का मतलब 25k स्क्वायर माइनस 64। जोश में नहीं भैया, होश में। माइनस 64 उधर जाएगा तो 64, तो k स्क्वायर क्या हो गया? 64 बाय 25। अब स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय 25। तो फाइनली k इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 बाय 5। बताओ कौन सा ऑप्शन है? बी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कोई डाउट? चले आगे। इक्वल रूट्स का मतलब d is equal to 0. What is d? Discriminant. Formula of d is b square minus 4ac. कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करोगे? कंपेयर करोगे and find the value of d. Next question is next term of the AP. Next term of the AP. तो given AP क्या है? Given AP is root 18, root 32 and root 50। आपको कहा जा रहा है इस AP की नेक्स्ट टर्म क्या होगी। पहले थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 2 जा 18, ये क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, ये क्या है आपका? 50, ये क्या है आपका? 50। तो देखो 5 2 जा 10, 10 5 जा 50। को डाउट है तो बताओ। देखो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, तो ये हो गया 3 रूट 2। 4 का पेयर हो गया तो 4 रूट 2 और ये हो गया आपका 5 रूट 2। अब देखो क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है कि देख के भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या निकालना होगा? कॉमन डिफरेंस। जो कैसे निकालोगे? या तो आप a2 माइनस a1 कर दो या आप कर दो a3 माइनस a2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा? 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। कितना आ जाएगा? रूट 2। इसका मतलब सभी में रूट 2 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? therefore next term is equal to लास्ट टर्म क्या है हमारी? लास्ट टर्म हमारी 5 रूट 2। इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो इट शुड बी इक्वल टू 6 रूट 2। बताओ कौन सा ऑप्शन है? 72 रूट 72 आ रहा है। देखो अब कैसा है, ये 6 है, रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। ऑप्शन से मैच करना है तो ये हो गया आपका रूट 72। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है? A part। A part। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एपी है तो आपको चेक नहीं करना है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, जो अगर आएगा उसको लास्ट टर्म में ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म आपकी आ जाएगी। क्लियर है आता? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज द पॉइंट पी क्यू एंड आर। देखो एज पर क्वेश्चन गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट क्या है P हैविंग कोऑर्डिनेट 0,6, हैविंग कोऑर्डिनेट 0,6, तीन बार समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है Q हैविंग कोऑर्डिनेट -5,3, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है R हैविंग कोऑर्डिनेट 3,1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। आपसे पूछा जा रहा है P Q R जो है किस ट्रायंगल के वर्टिसेस है, किस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो पहले काम करते हैं ट्रायंगल बनाना। ये क्या हो गया P कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,6, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है Q हैविंग कोऑर्डिनेट्स -5,3, नेक्स्ट पॉइंट क्या है R हैविंग कोऑर्डिनेट 3,1। देखो क्या मैं PQ फाइंड कर सकता हूँ, कि ये जो डिस्टेंस है फाइंड कर सकता हूँ कैसे, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा x2 - x1 -5 - 0 होल स्क्वायर, y2 - y1 3 - 6 होल स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। -5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया आपका 25, और -3 का स्क्वायर 9, तो क्या नहीं सही दैट ये √34 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता तो ऐसे छोड़ देते हैं। ये समझ में आ गया। तो आपने क्या फाइंड कर दिया PQ कितना आ रहा है √34। अब आते हैं QR, क्या फाइंड करते हैं QR पे देखो x2 - x1 3 + 5, सीधा लिखो, समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा 8, तो मैंने लिखा 8 स्क्वायर, प्लस y2 - y1 1 - 3 -2 का स्क्वायर 4, 64 + 4 √68, तो ये मेरा आ रहा है डिस्टेंस √68। यहां तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक? अब हम फाइंड करते हैं PQ QR RP, ऑर्डर वाइज क्या होगा RP। चलो जी RP पे आ जाओ। RP क्या हो जाएगा 0 - 3 -3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 9, y2 - y1 6 - 1 5 का स्क्वायर 25, तो अगेन 25 + 9 जो है आपका √35 है। अब इस तीनों को साइडों को देख के क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो QR स्क्वायर है वो इक्वल है PQ स्क्वायर + RP स्क्वायर के। चेक करवा देता हूं, QR कितना है √68, PQ कितना है PQ √34, व्हाट अबाउट RP कितना है √34, तो √68 का स्क्वायर 68, √34 का स्क्वायर 34, √34 का स्क्वायर 34, ये भी कितना हो गया 68। तो किसी एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तो कौन सा ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट ट्रायंगल। जो पाइथागोरस थ्योरम वो सेटिस्फाई है सर, दो साइड्स को इक्वल आ रही ट्रायंगल में तो कंफ्यूजन। तो दीदी आइसोसेलेस आपका ऑप्शन में है, हां उसका राइट ट्रायंगल है सामने लिखा हुआ, हां, तो जो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है वो हुआ ना, फिर आप सिर्फ आइसोसेलेस बोल रहे हो। सिर्फ आइसोसेलेस तो वो हो गया जिसकी कितनी साइड इक्वल होती हैं, दो। तो आइसोसेलेस के साथ राइट पूरा बोलो ना, आइसोसेलेस के साथ राइट ट्रायंगल गिवन है, या तो राइट ट्रायंगल या फिर आइसोसेलेस, तो राइट ट्रायंगल हुआ ना फिर, या आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। अब उसमें ऑप्शन में जाओगे तो आइसोसेलेस एक तरफ राइट है, तो मेजॉरिटी में किसकी, क्योंकि सेटिस्फाई जो हमारा जो यहां पे कंफ्यूजन आया वो पाइथागोरस थ्योरम का है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से राइट ट्रायंगल है। चांसेस तो इसके भी है कि मतलब कोई आइसोसेलेस लिख दे तो। एक बात बताओ, क्या राइट ट्रायंगल के अलावा किसी और ट्रायंगल में कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो बस फिर बात खत्म हो गई। राइट ट्रायंगल के अलावा किसी और ट्रायंगल में ये कंडीशन होती है, नहीं होती ना, फिर आइसोसेलेस तो राइट ट्रायंगल भी होते हैं, बाकी भी हो सकते हैं। सर बट ये क्वेश्चन तो उधर ही खत्म हो गया ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। कहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला रूट, वो तो दीदी आपने खत्म किया ना, आपके हिसाब से खत्म हो गया। जब आपको राइट ट्रायंगल का ऑप्शन दिया हो तभी तो निकाला है इसको, जब ऑप्शन में राइट ट्रायंगल तभी तो निकाल के देखा, आइसोसेलेस तो आ ही गया था। आपने ऑप्शन में नहीं देखा, मैंने तो देख लिया ऑप्शन में कि वहां पे राइट ट्रायंगल भी गिवन है। आप इसीलिए तो दिया हुआ, यही तो ट्रिकी है, तभी तो ट्रिकी क्वेश्चन है। अब सैंपल पेपर और स्टैंडर्ड का करवाए थे सैंपल पेपर आपका, तो इस लेवल के अब 1 मार्कर में कोई ऐसे मत सोचो कि बिल्कुल हलवा क्वेश्चन मिलेंगे, यही तो ट्रिक है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, दो साइड इक्वल है, बात खत्म, आइसोसेलेस, चलो जी काम खत्म।
नहीं काम खत्म नहीं हुआ, आपको ये भी देखना कि दिया राइट ट्रायंगल भी दिया हुआ है ऑप्शन में, तो चेक करो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप ऑप्शन में देखो तो अगर इन 4 ऑप्शन में मैं जाऊंगा तो किस में जाऊंगा? वैसे तो ये आपका क्या हुआ फिर राइट ट्रायंगल। और ओवरऑल अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ओवरऑल इसको क्या लिखोगे? आइसोसेलेस राइट। राइट ट्रायंगल में भी कौन सा राइट ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। आपको क्या कहा जा रहा है? एक पॉइंट जो एक लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है आपका P, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 7, -6। इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं Q, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, 4। जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है हमारा A, और एज पर क्वेश्चन ये डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? 1:2। अब आपको देखो क्या पूछा गया है, ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा? ये वाला जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में होगा? अब देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों के साइन कैसे होते हैं? सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये सेकंड, थर्ड में क्या होता है? दोनों ही नेगेटिव। फोर्थ में क्या होता है? x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो बेसिकली आप जब फाइंड करोगे इसके कोऑर्डिनेट, जो किससे फाइंड करोगे? अगर रेशियो गिवन है तो क्या अप्लाई करोगे? सेक्शन फॉर्म। रेशियो गिवन है तो क्या अप्लाई करोगे? सेक्शन फॉर्म। तो बस इसी साइन पर हम डिसाइड करेंगे कि वो जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि उसका x और y देंगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सेक्शन फॉर्म कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या करोगे? 1 into 3 plus 2 into 7 अपॉन 1 plus 2। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आंसर? आगे आ जाओ जी। 1 into 4 plus 2 into -6, 2 into -6 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 plus 2। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आंसर? ठीक है। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो 3 1 जा 3 प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 3 कितना हो गया? 17 अपॉन 3। तो x तो पॉजिटिव आ गया। 4 1 जा 4, 2 into -6 -12, 4 -12 -8/3। y भैया नेगेटिव आ रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट होना चाहिए? x पॉजिटिव y नेगेटिव, दैट इज 4 क्वाड्रेंट। गुड आउट, क्लियर है क्वेश्चन भी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल D एंड एंगल F आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा इसमें आप लोगों ने दिमाग लगाना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो एज पर क्वेश्चन ये आपका ट्रायंगल ABC, इसमें ये साइड कितनी है? 45, ये साइड कितनी है? 63, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, ये एंगल कितना है? 20 डिग्री, और ये साइड कितनी है? 70। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। आगे आ जाओ जी, फिर इस ट्रायंगल पर आ जाओ। इसके बाद आपको एक ट्रायंगल ये गिवन है जो एज पर क्वेश्चन क्या है? D, E और F। ये वाली साइड कितनी है? 7, ये वाली साइड कितनी है? 5, और ये एंगल कितना है आपका? 130 डिग्री। ये एंगल कितना आपका? 130 डिग्री। आपको फाइंड करना है एंगल D और एंगल F। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल D और एंगल F। को डाउट क्लियर है आंसर? ठीक है। अब देखो 30 + 20 50, 180 में से 50 हटाओ 130, तो ये वाला जो एंगल है आपका वो कितना हो गया? 130। पहले कोई डाउट? समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब इसकी जो एक साइड बड़ी वाली साइड है वो क्या है? AC, और यहाँ 130 की एक बड़ी वाली साइड क्या है? D। तो इसकी एक जो बड़ी वाली साइड है वो क्या है आपकी? AC, और इसकी जो एक बड़ी वाली साइड है 130 की बड़ी वाली साइड D। तो बड़ी वाली साइड क्या है? बड़ा वाली साइड लिखी मैंने। अच्छा, 130 की एक साइड में जो छोटी साइड है वो क्या है आपकी? AB। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? AB। क्या लिखा? AB। और D के एक साइड में जो छोटी वाली साइड है वो क्या आपकी? E है। वो क्या आपकी? E है। अब क्या ये रेशियो इक्वल है? AC की वैल्यू कितनी है? 63। कितनी है? 63। और AB की वैल्यू कितनी है?
45, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45, तो ये भी तो 7/5 आ रहा है, तो रेशियो तो इक्वल है भैया। और ये जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं इनके बीच वाला जो एंगल है वो भी तो इक्वल है, एंगल ए एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। तो क्या नहीं से दैट देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, और अगर ये सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। अब ध्यान से सुनना, देखो जो बड़ी वाली साइड है, बड़ी वाली साइड उसका एंगल क्या है C, और यहाँ जो बड़ी वाली साइड है उसका एंगल क्या है D। मेरी बात समझ में आ रही है? जो बड़ी वाली साइड है ये 63, ये है ना, या फिर बड़ी वाली सबसे बड़ी साइड नहीं, बड़ी वाली साइड कौन सी है आपकी? बड़ी वाली साइड, देखो ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनना ना, यह आपकी एक थ्योरम थी क्लास 9 में कि जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी होती है। तो इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड जिसको मैं रैंक 1 दे रहा हूँ वो ये है, 30 के अपोजिट ये आ रहा है, जो 130 एंगल है सबसे बड़ी साइड ये है। ये समझ में आ गया, 130 के सबसे बड़ी साइड है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी साइड आ गई ये वाली, ये वाली बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका 72। अब देखो AC के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है? AC के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है? DE। तो E तो आपको पता फाइंड क्या करना है? D। तो एंगल D किसके इक्वल होगा? एंगल C के। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 20 डिग्री। कितना हो गया? 20 डिग्री। AB के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है? EF। AB, ये तो है 130, तो इससे तो ये खत्म, तो बचा क्या? B, और यहाँ पे क्या बचा है? तो एंगल B किसके इक्वल हुआ? एंगल F के। और एंगल B की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। तो चेक करो भैया 20 और 30 ऑर्डर वाइज D और F, तो पहला 20 फिर 30 A पर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन A। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है आपका क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 9. Next question is in figure AB is a chord of a circle. AB is a chord of a circle. तो देखो आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ये इस तरह से आपको एक सर्कल गिवन है, और ये क्या है इसमें? टेंजेंट। ये पॉइंट क्या है? A, और ये पॉइंट क्या है? T। यही है, ठीक है। उसके बाद AB is a chord of a circle, तो ये मैं chord ले लेता हूँ। AB is a chord of a circle, तो ये हो गया आपका A। ये क्या हो गया आपका A। फिर ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो ये हो गया आपका OA, और ये क्या हो गया आपका OB। ये क्या हो गया? OB। और यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर दो, और यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है, ये आपका हो गया AP is a chord of circle and AT is a tangent. AT is a tangent such that angle BAT equal to 60 डिग्री। आपको दिया हुआ है BAT, यानी कि ये पूरा एंगल कितना है? एंगल BAT is equal to 60 डिग्री। एंगल BAT is equal to 60 डिग्री। आपको क्या फाइंड करना है? ACB। हमें फाइंड क्या करना है? एंगल ACB। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ACB। फटाफट ये बताओ मुझे, कैन आई से दैट OAT, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा? Can I say that angle OAT equal to why? Because radius is perpendicular to tangent at point of contact. यही बोला जाता है, यानी कि radius is perpendicular to tangent. अब अगर ये 30 है और ये आपका 60 है, तो ये इतना एंगल कितना होना चाहिए? 30। क्या आप एग्री करते हो ये और ये इक्वल है इस ट्रायंगल में, क्योंकि दोनों रेडियस है। अब अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 कितना हो गया? 60। तो ये कितना हो गया? 120। यहाँ तक कोई डाउट? ये कितना हो गया? 120। अच्छे समझ में आ रहा है? अगर ये 120 है तो बाकी का ये रिफ्लेक्स इसका, इसी एंगल का रिफ्लेक्स कितना होना चाहिए? 240। ये 360 से माइनस कर देते हैं, 360 से 120 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 240। तो रिफ्लेक्स जो आ गया आपका वो आ गया 240। यहाँ तक कोई भी कहानी पूछनी है तो पूछ सकते हो, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट आएगा। यहाँ तक समझ आ गई बात, ठीक है। याद है आपने थ्योरम बड़ी फेमस थ्योरम 10.6, इसमें कहा जाता था 9th क्लास में सर्कल चैप्टर में कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो
तो देखो ये जो एंगल है वो इस एंगल ACB के डबल होगा। ये जो एंगल है यानी कि ये रिफ्लेक्स, नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल व्हाट AOB, reflex of angle AOB will be equal to what? Twice of angle ACB. Reason बताओ। angle subtended by an arc at the center of circle is twice the angle subtended by the same arc on the circumference. is twice the angle subtended by it on The circumference of circle, on circumference of सर्कल। कोई डाउट है तो बताओ। अब ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू ये कितनी है 240 डिग्री, तो क्या मैं इसको 240 डिग्री लिखूं? इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, और ये आपको फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसका मतलब एंगल ACB क्या हो रहा है 240/2 मतलब ऑप्शन है ऑप्शन तो फटाक से बोलो ये देखो सर A B C। क्लियर है क्वेश्चन? चले आगे, डन। क्लियर है क्वेश्चन? चले आगे, डन। चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और जरूरी नहीं है आपका जो ये पेपर है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी आपको एमसीक्यू में फॉर्म में और यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अपनी तैयारी हमेशा ऐसे ही करनी है, आप प्रैक्टिस हमेशा ऐसे ही करोगे, ऑप्शन में नहीं ध्यान देना। मैं ऑप्शन का पहले पूछ रहा हूँ आपसे, आंसर निकालने के बाद पूछ रहा हूँ, तो बस प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है आपको क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ राइट ट्रायंगल ABC, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, और ये तो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन भी है। इन अ राइट ट्रायंगल ABC, तो राइट ट्रायंगल बना इन द राइट ट्रायंगल A B और C, तो मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया राइट ट्रायंगल। अब राइट एंगल मैंने B पे क्यों लिया, आप आगे देखो लिखा हुआ राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, तो ये हो गया आपका राइट एंगल, ये क्या हो गया राइट एंगल। इसमें BC कितना है 12, तो इसको जी 12 ले लेते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है AB कितना है 5, चलो जी इसको 5 ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं 5। रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, अब एक सर्कल है जो इसमें क्या कर रहा है इंस्क्राइब कर रहा है, ये इस तरह से आपका एक सर्कल हो गया, ये आपका क्या हो गया सर्कल जो इस पर इंस्क्राइब का मतलब 3 साइड है, तीनों साइड पे वो टच करेगा, इसको कर रहा है, ठीक है। और इसका सेंटर हम ले लेते हैं O। क्या आप एग्री करते हो, जैसे कि मान लो ये P है और ये क्या है आपका Q, तो OP जो है OQ के इक्वल होगा, क्यों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल होगा इक्वल, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, यानी कि मुझे मान लेते हैं ये रेडियस कितना आपका x, तो ये भी कितना होगा x। अच्छा मुझे ये बताओ जो आपका ये रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना एंगल बनाएगा 90, ये जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना एंगल बनाएगा 90, ध्यान से देखना इस चीज को, ये समझ आ रही बात। 3 एंगल 90 तो चौथा भी 90, क्वाड्रिलेटरल है, सम तो 360 होता है, तो ये भी 90, ये भी 90। अच्छा अब ये चारों एंगल 90, अब क्वेश्चन ये होता है सर ये रेक्टेंगल भी तो हो सकता है और ये स्क्वायर भी हो सकता है, अगर इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हुई तब ये स्क्वायर है और एडजेसेंट साइड इसकी इक्वल। सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एक स्क्वायर है, हम सब करो, समझ में आ गया सबको, ठीक है। चलो जी, तो हियर OPBQ इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। अच्छा अब एक बात बताओ, ये x तो ये भी कितना होगा x, तो ये भी x, और एक प्रॉपर्टी तो आपको दिख ही रही है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल एक्सिस, वो भी देखो सेटिस्फाई हो रही है, ये x है तो ये भी कितना x। अब एक बात बताओ ये पूरा आपका कितना है 12, तो कहने से अगर यहां से लेके यहां तक 12 है तो ये तो भैया 12 - x होना चाहिए, तो फिर ये वाला जो पार्ट है ये भी कितना होना चाहिए 12 - x। गुड आउट, ये पूरा मेरा x है और ये पूरा कितना है 5, तो ये कितना होना चाहिए 5 - x, और अगर ये 5 - x है, ये 5 - x है, तो ये कितना होना चाहिए 5 - x। ये रीजन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी हम कर रहे हैं एमसीक्यू, लेकिन सब्जेक्टिव में सारे रीजन पता नहीं कैसे लिखने हैं। Why they are equal? Because tangent drawn from an exterior point to a circle are equal, तो ये सारी टेंजेंट्स इसलिए इक्वल है। फिगर सारी क्लियर है आपको।
अब देखो ये 12 है, ये 5 है, पाइथागोरस करो। बहुत बार आप ऐसा कर चुके हो। क्या आपको समझ में आ रहा है कि AC 13 आएगा? क्योंकि ये होगा 144, ये होगा 25, सम आएगा 169, 169 का स्क्वायर रूट आएगा, तो ये पूरी साइड हमारी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सेंटीमीटर गिवन है या मैंने ऐसे, हाँ, तो 13 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या आप एग्री करते हो नाउ कि ये जो हमारी साइड AC है, इट इज इक्वल टू व्हाट? 13, और एज पर दिस फिगर इट इज इक्वल टू 5 माइनस x प्लस, वेरी गुड, 12 माइनस x इक्वल टू 13, इक्वल टू 13। x से x उड़ गया, उड़ गया तो ऐसे, हाँ कसक चल रहा है, x उड़ गया तो क्या आएगा? हैं माइनस x कितना होगा? माइनस 2x। राधे राधे ही नहीं बोलना है, बाहर आठ के बैठना है। हाँ 12 और कितना हो गया? 17, 13 माइनस 17 कितना? -4। देखो गबरू जवान। तो x की वैल्यू कितनी? माइनस से माइनस कट गया और x की वैल्यू कितनी? 2। x की वैल्यू कितनी? 2। आ गया रेडियस, ऑप्शन में है C। हाँ ये तो फटाक से बता, समझ में आया? अब ये क्वेश्चन की सब देख के समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है वो क्या है? वो ये चीज पकड़ के। इसीलिए हमें अगर देखो प्री बोर्ड एग्जाम का लेवल में पहले क्लियर कर देता हूँ, आपका बोर्ड एग्जाम से काफी हाई है, पहले क्लियर कर देता हूँ। इसलिए अगर हमने प्री बोर्ड को क्रैक कर दिया तो बोर्ड एग्जाम तो हम इजीली हैंडल कर लेंगे। तो बोर्ड तो फिर आपका भी कुछ भी नहीं है, लेकिन मेन जो चैलेंज है, जो मैं चाहता हूँ आप उसको एक्सेप्ट करो, हमें प्री बोर्ड में स्कोर करना है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, क्लियर हो गया आंसर? देखो दीदी ने कैसे बचाया। अभी तक तो दीदी तब मुझे लगा कम से कम 25 mg की गोलियां खा के आई है नींद की, अब दीदी की नींद खुल गई है। बताओ कि कैसे करेंगे? 9 कॉमन sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, जो आपका 1 के इक्वल होता है। इतना हाई लेवल IIT लेवल का क्वेश्चन आ गया आपका, तो ऑप्शन क्या होगा? बी। अब चेक करते हैं आपकी नींद कितनी। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। पहले आप लोग ट्राई करो, फटाफट शुरू हो। Now this is the question. This is the question. 1 plus tan square theta, 1 minus sin theta, 1 plus sin theta. First of all, 1 plus tan square theta क्या होता है? sec square theta. 1 minus sin square theta हो जाएगा a minus b plus b, a square minus b square. 1 minus sin square theta क्या होता है? cos square theta. sec का रेसिप्रोकेट क्या होता है? cos। ये हो गया आपका कैंसिल, और ये किसके इक्वल आ गया आपका? 1 के। 1 ऑप्शन बताओ कौन सा है? बी। तो ये आपका आंसर। क्लियर हो गया? किसी को डाउट है तो मेरे को हैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब थोड़ा सा अगर आपको याद आ रहा हो, अभी आपने चैप्टर का टेस्ट भी दिया था। अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रोकन बाय द बिट फॉल्स टू द ग्राउंड विदाउट बीइंग डिटैच्ड। यानी कि आपको ये कहा जा रहा है, ये आपका ट्री है, इसका अपर पार्ट, मान लो ये वाला पार्ट जिसको मैं डॉटेड, ये गिर गया, ये गिर गया, ये ऐसे गिर गया, ये आपका ऐसे गिर गया, तो मान लेते हैं ये गिर के ये ऐसे आ गया। अब क्या कहा जा रहा है? द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट, यानी कि ये वाला जो ब्रोकन पार्ट है जो गिर के कहाँ आ गया? नीचे आ गया। द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी कि ये जो है ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है, ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। At a point 8 meter from the foot of the tree. से ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का फुट ऑफ द ट्री से वो कितना है? 8 मीटर। वो कितना है? 8 मीटर। ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, मेरा सिर्फ क्वेश्चन एक ही आप लोगों से, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री में क्या क्या है? ABAC। तो पहले काम करते हैं, देखो हमारे पास BC तो है, और राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। ये आपका एंगल है, इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी? P। इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी? P, और ये क्या हो गया? P। तो पहले अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ से, हम बात करते हैं P और B की। P और B तो क्या होगा? tan। तो आपने कहा इन राइट ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री which is equal to P by B। तो P आपका क्या है? AB, और ये आपका क्या है? BC। tan 30 की वैल्यू क्या? 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या? 1/√3।
AB और BC कितना आपका 8, तो क्या नहीं से दैट AB तो आपका आ जाएगा 8/√3 और साथ में क्वेश्चन में मीटर है तो उसको मीटर ले लें, अभी यही छोड़, तो AB आपका आ गया। अच्छा अब इन दोनों पर आ जाओ, अब इन दोनों पर आ जाओ, इन राइट ट्रायंगल ABC, अब बात हो रही है B और H, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, B/H, तो ये हो गया आपका B/H। B कितना है आपका 8, H कितना है आपका, आपको फाइंड करना है, तो ये हो गया आपका AC। cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो गया आपका √3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या नहीं से दैट AC, देखो 8 क्या हो जाएगा 60 और √3 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, तो ये भी आ गया। टोटल हाइट, देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल, अब देखो ये पूरा है ना आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या होगा आपका, इक्वल टू AB प्लस AC। व्हाट अबाउट AB, 8/√3, 16/√3। अब या तो आंसर बोलो ये ऑप्शन में, या नहीं तो उसको रैशनलाइज करते हैं, ये नहीं है ऑप्शन में, चलो रैशनलाइज करो तो ये हो जाएगा √3/√3, इट विल बी इक्वल टू 24√3/3, दैट इज 8√3 मीटर। ऑप्शन A, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन इज अ chord ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो देखो, से दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द chord, और ये हो गया सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो क्या नहीं से दैट ये जो रेडियस है दैट इज OA और ये जो रेडियस है आपका OB, ये 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक कोई डाउट? चलो जी, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, आपको ये एरिया फाइंड करना है, ये आती है ना माइनर सेगमेंट, हमें ये एरिया फाइंड करना है, एरिया माइनर सेगमेंट। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये सारी वैल्यू पहले लिख लिया करो, अच्छे सारा हमने लिख लिया। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। चलो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेंटर में कौन एंगल कितना है, राइट एंगल, तो ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री, तो थीटा कितना है आपका 90 डिग्री। तो ये बेस और ये हाइट, भाई राइट एंगल में जो राइट एंगल होता है, अगर मैं ऐसे बनाऊं इसको, राइट एंगल है तो ये आपका क्या है बेस और ये आपका क्या हाइट, ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो बेस और हाइट दोनों की बना ट्रायंगल का एरिया तो निकल जाएगा। दूसरा आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरा क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ सेक्टर, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OA। गुड आउट। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 πr²। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। थीटा हमारा 90, तो ये कितना हो गया 90/360। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, रेडियस कितना 10, सीधा कर दूं 10 + 100 माइनस हाफ बेस 10 इनटू 10, ये भी कर दूं 100। अब आइडियली क्या करो 100 तो कॉमन है, क्या होगा डेसिमल, यहां से ये 100 से 100 सीधा ही खत्म, 1/4 आ गया। अब 4 को देखो, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 29 30 31 34, 34 तो कटेगा नहीं, तो इसको डेसिमल में कर देते हैं। 314 को मैं 4 से कर रहा हूँ, क्या आएगा 4 7 जा 28, कितना आ जाएगा 3 4 4 8 जा 32, 4/2 20.78.5 आएगा। 2 से कट के क्या आएगा 50 आएगा। चेक करो 78.5 और 50.05 और 38.5 है ऑप्शन में, नहीं है, नहीं 28.5 है, 28.5 है। तो चेक करो जी, कहीं हमारा तो कहीं 28.5 आएगा सर, अरे हाँ 28 ही तो आएगा भाई, 28 ही आएगा, 28.5। राधे राधे। अब हमें यहाँ मिला सकते हो 28.5, क्लियर है आधा को डाउट? चले आगे, ठीक है। ऑप्शन डी, इफ AB is a chord of a circle of length 5√3 cm, अगेन एक सर्कल बनाते हैं, दिस इज द सर्कल
और ये इसकी क्या होगी कोड। AB इज द कोड ऑफ ए सर्कल जिसकी लेंथ कितनी है 5√3 विद सेंटर क्या है O एंड रेडियस 5। तो रेडियस क्या हो गया आपका 5। रेडियस क्या हो गया 5। तो ये रेडियस भी आपका 5 सेंटीमीटर और ये रेडियस भी कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ये रहा तक ठीक है। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर OAB। आपको क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर OAB। अब ये उसके लिए तो एंगल चाहिए। सेक्टर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए एंगल। अब ध्यान से देखो मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर कुछ भी ना लिखा हो तो सेक्टर आपको फाइंड करना है कौन सा माइनर। दो सेक्टर होता है ना माइनर और मेजर। कुछ क्वेश्चन साइलेंट है तो माइनर ही फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360। अब देखो कैसे करोगे। अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। इसका मतलब अगर मैं इतने पोर्शन की बात करता हूं तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 5√3/2। एग्री करते हो? कितना पोर्शन कितना हो जाएगा 5√3/2। 5√3/2। अब देखो ये आपका राइट एंगल है, ये आपका क्या है राइट एंगल, ठीक है। अच्छा ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। यहां तक समझ आ रही है बात, ठीक है। अब आपको ये एंगल फाइंड करना है। मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है, मैं ये वाला एंगल फाइंड कर रहा हूं क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल आइसोसेलेस में जो ये वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो इस एंगल का क्या होता है बाइसेक्टर होता है। वो क्या होता है इसका बाइसेक्टर होता है। तो समहाउ अगर मैं ये एंगल निकाल दूं तो इसका डबल हो जाएगा। मान लेते हैं ये जो एंगल है आपका ये क्या है थीटा, ये क्या है थीटा। अब थीटा के अपोजिट साइड ये क्या हो गई p और ये क्या हो गया h। तो कैन आई से दैट sin थीटा इज इक्वल टू p। p क्या होगा 5√3/2 अपॉन h होगा। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5√3/2। ये 5/1 है तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। 5/1 है तो क्या हो जाएगा 1/5। 5 से 5 कैंसिल। तो sin थीटा कितना √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की होती है। तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 60। थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60 डिग्री। कोई डाउट है तो बताओ। थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60 डिग्री। क्लियर है यहां तक। फिर से देखो sin थीटा, थीटा के अपोजिट साइड क्या होगी आपकी p और राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी आपकी h। राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी आपकी h, ठीक है। तो ये sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया 5√3/5। तो ये हो गया 5/1 तो हो गया 1/5, ये हो गया √3/2। √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 60 की होती है। किसकी वैल्यू होती है 60 की होती है। तो अगर ये 60 है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 120। कितना होगा 120। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा फिर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360। अब थीटा इसको मैं ले लेता हूं 5। क्या ले लेता हूं 5। इसको क्या ले लेते हैं 5। समझ में आ रहा है। इसको क्या ले लेते हैं 5 और इस पूरे एंगल को क्या ले लेते हैं थीटा। और थीटा कितना है हमारा 120 πr²। यही होती है आपका, क्योंकि ऑप्शन में जो आंसर है पाई की फॉर्म में दिया हुआ है तो हम सिर्फ पाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो थीटा कितना हो गया 120/360 इनटू पाई। r² कितना हो जाएगा 25। 0 से 0 12 1 या 12 12 3 या 36। तो कितना आ गया 25 π/3 सेंटीमीटर²। ऑप्शन बोलो ए। तो ये आपका आंसर है for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।